सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट 2 इंटरनेशनल बिजनेस का, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट डाल दिया है फॉर योर माइंड मैप, कि आपको ध्यान रहे। आप जब ये चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें रिमेंबर रहेंगी। तो हम इसमें सबसे पहले पेस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसके रिस्क वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे, देन कल्चर डायमेंशंस क्या क्या है, एंड देन इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एक माइंड मैप है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, सिंपली आप इन्वायरमेंट समझो तो इन्वायरमेंट वो है जो भी एक्सटर्नल फैक्टर आपके सराउंडिंग में है। ठीक है, एक पर्सन है, ये पर्सन कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये पर्सन है, इसके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होंगी, चार चीज़ें होंगी, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट होंगी, और जो सारी कंडीशन इसको इन्फ्लुएंस करेंगी। मतलब संगत का असर होता है ना, आपका जो ग्रुप सर्कल कैसा होगा, फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, उनसे आपके अंदर कुछ इन्फ्लुएंसेस आएंगी। तो वो सारी चीज़ें आपका इन्वायरमेंट है। तो इस पे डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेशनल बिजनेस में हम इन्वायरमेंट की जो बात करते हैं वो इंक्लूड करता है सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट जो कि उसके डिसीजन मेकिंग को, उसके ऑपरेशन को, उसकी स्ट्रेटजीज को या उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही डायनेमिक होता है क्योंकि ये चेंज होता रहता है लगातार, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं होती, यहाँ अनसर्टेनिटी होती है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये डायनेमिक होता है नेचर में। तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस हो सकते हैं, सोशल चेंजेस हो सकते हैं, ग्लोबल इवेंट्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक वॉर लाइक सिचुएशन या टेंशन कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो अब चार फैक्टर यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं पेस्ट एनालिसिस के अंदर। तो पेस्ट एनालिसिस सिंपल क्या है, पीईएसटी, जिसमें एक एक टर्म हर चीज़ के लिए डिनोटेड है। तो पी जो डिनोट करता है वो पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर फॉर ई, एस फॉर सोशल फैक्टर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये चार फैक्टर हैं जिससे हम पूरा ऐसे पेस्ट एनालिसिस करते हैं। और इस फ्रेमवर्क को क्यों यूज़ किया जाता है, ये एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, जिससे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एनालाइज कर सके, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सके। तो सबसे पहला इसमें आता है पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम वो पूरा सिस्टम है कि गवर्नमेंट ने कुछ उसकी आइडियोलॉजी है, उसके कुछ पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करेगा एक कंट्री को कि कैसे रूल करना है, कैसे गवर्न करना है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही इन्फ्लुएंस कर रही होती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, फिर रूल मेकिंग या पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें लाती है। बिजनेस कितना फ्रीडम होगी, उसको नहीं होगी, कितने उस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगी, तो ये सब चीज़ें बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है, और ये सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या वो पॉलिटिकल सिस्टम जो अफेक्ट करेगा बिजनेस को, वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम आता है कलेक्टिविज्म सिस्टम। कलेक्टिविज्म एक वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ जो है या जो भी बिजनेसेस है उनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है कि ऐसे पॉलिसीज़ होगी, या लैंड इंडस्ट्रीज़ या जो सारी चीज़ें बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करेगी, उसके 51% स्टेक कर लेगी, बैंक्स को ऑपरेट करेगी गवर्नमेंट। तो ओनरशिप जो मेजरली होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ऑनर की तरह एक्ट करती है। और कलेक्टिविज्म का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, और जो लोगों में डिफरेंसेस है कि 1% वेल्थ जो है वो 99% लोगों के पास है, और 99% वेल्थ 1% लोगों के पास है। आप समझ पाए हो तो ना, नहीं तो दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालना, थोड़ा रिडल टाइप था। ठीक है, तो ये कलेक्टिविज्म का आइडिया हो गया। और यहाँ जो फॉरेन कंपनी जब आती है ना, तो उसको रिस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ते हैं ऑन द ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, जो मैंने अभी आपको बताया। इंडिविजुअलिज्म में क्या है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट इंटरफेयर यहाँ कम करती है। सबके पास खुद की प्रॉपर्टी का या प्राइवेट ओनरशिप का हक होता है। ठीक है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन खुद से ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, जो कंट्रीज़ इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करती हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई या एफपीआई को मतलब अट्रैक्ट करती है। मतलब बाहर की कंपनीज आएंगी ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कम है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। देन द थर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सबको पता है, आपके पास राइट टू वोट है। ठीक है, आरटीवी राइट टू वोट है, और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में आती है, और डेमोक्रेसी प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, कि इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच या सारे जो भी राइट्स हैं, उन सबको ये प्रोटेक्ट करके रखे। और लीगल सिस्टम यहाँ होता है, लाइक जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पुलिस है, उनके एनफोर्समेंट के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। तो सारी चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। तो प्रोटेक्शन यहाँ मिल जाती है, प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स, और फेयर बिजनेस प्रैक्टिस के लिए यहाँ रूल्स होते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं
उनको मोस्ट ऑफ द फेवरेबल कंट्रीज माना जाता है फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं और प्रोटेक्शन होता है बिजनेस के इंटरेस्ट में। ठीक है, सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती किसी भी कंट्री में और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बिजनेस ऑपरेशंस पे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, या पूरे इंटरनेशनल बिजनेस फर्म जो होती है। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क अब किस वजह से आ सकता है? लॉज में आप चेंजेस कर देती है ना गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो भी मैंने बात बताई, वही सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो इसको भी क्लासिफिकेशन कर रखी है हमने 3 चीज़ों में। फर्स्ट इज ओनरशिप रिस्क, एंड देन ऑपरेशनल रिस्क, और तीसरा है ट्रांसफर रिस्क। अब एक एक करके इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। ओनरशिप रिस्क पता है कब होगा? जब पूरा फॉरेन, जो कोई फॉरेन कंपनी आई है हमारे देश में आई, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल करने लगे हम, उसकी मेजर रिसोर्सेज पे, उसकी ओनरशिप पे हम कंट्रोल करने लगे। लाइक बिजनेस प्रॉपर्टी है तो ठीक है, तो लीगल ओनरशिप जो है ना उस पर इफेक्ट होता है। और वो गवर्नमेंट, अगर हम ओनरशिप राइट्स ही उसके लेने लगे, एसेट्स वगैरह, ठीक है, उन पर अपना कंट्रोल जमाने लगे, तो वो दिक्कत आती है। ये जैसे नेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है, वो पढ़ लेना आप नोट से। नोट्स आप गूगल लिंक मिलेगा आपको, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेस कर सकते हो। देन द सेकंड वन इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, उसकी प्राइसिंग, मार्केटिंग, एम्प्लॉयमेंट, और ये सारी चीज़ें जो भी डे टू डे प्लानिंग वगैरह, सब कुछ ही गवर्नमेंट, वो जो उसके ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करने लगती है। वहाँ उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, लाइक लेवल लॉज ले आती है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, प्रोडक्शन लिमिट्स वगैरह लगा देती है कि इतने यूनिट से ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो आ जाता है। देन थर्ड इज ट्रांसफर रिस्क। अब ट्रांसफर रिस्क क्या हो गया कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया, फॉरेन कंपनी उसने लगा दी प्रोडक्शन यूनिट, अब हम कह रहे हैं कि आप यार अपने फंड ही नहीं कर सकते। तो हेयर इज द मेन चीज इज कि जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है फ्रॉम द होस्ट कंट्री टू होम कंट्री, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। फॉरेन एक्सचेंज पे हम रोक लगा सकते हैं, या फिर जैसे कि यूएस से टैरिफ्स वगैरह लगा देता है। तो मतलब वही एक तरीके से वो टैरिफ ना लगा के कि आप अभी अपना पैसा अपने देश में नहीं लेके जा सकते। ये सारी चीज़ें इसमें कैपिटल जो है अक्रॉस द बॉर्डर्स, उनमें डिले या डिफिकल्टी होती है ट्रांसफरिंग में। ठीक है, ये चीज़ आती है। एग्जाम्पल यहाँ भी इसका दे रखा है। देन अब जो पेस्ट था ना, PEST, वो यहाँ आपका ओवरव्यू के लिए ही दे रखा था, तो उसमें हमने पॉलिटिकल वाला पढ़ लिया है। इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल रह रहा है, तो उसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना ही बताएंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होंगे, लाइक देश में रिसेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो वो डालेंगे। सोशल फैक्टर्स, अभी हम कल्चरल और वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, वो सोशल फैक्टर्स में आ जाएंगे। और टेक्नोलॉजिकल की कोई अनाउंसमेंट होया, AI आया, या फिर हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, या फिर कुछ बनाया है ना, डिस्कवरी की कुछ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। तो पेस्ट का इतना ही था। अब इसमें हम रोल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट की रोल्स, कल्चरल चीज़ों के क्या होते हैं, सोशल चीज़ों के क्या होते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों के क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे हम रोल्स अब पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन द इंटरनेशनल बिजनेस। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं और उसकी स्टेबिलिटी कितनी है या क्या लॉज हैं, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं एक जो बिजनेस फर्म है उसको इफ़ेक्ट करेंगी। अब अच्छी पॉलिसीज़ होंगी तो पॉजिटिव मैनर में इफ़ेक्ट करेगी, और ख़राब होंगी तो नेगेटिव मैनर में इफ़ेक्ट करेगी। तो ये चीज़ें तो आनी है। तो पॉलिटिकल डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इनस्टेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट में, वो अनसर्टेनिटी और रिस्क क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ते हैं सारी पॉलिटिकल कंडीशंस को बिफोर एंटरिंग द फॉरेन मार्केट्स। अब यहाँ मेजर रोल्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं कि कैसे इफेक्ट कर रहा है, या क्या क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती है, या जिनके रोल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रेड पॉलिसीज और रेगुलेशन। अब ट्रेड पॉलिसीज लाए, लाइक टैरिफ्स वगैरह लगा दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे बैन कर दिया, या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो उसके रेगुलेशंस पे हम चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहीं पे भी बैरियर लगाना, या फिर चीज़ों को लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो वो सारी इसमें आ जाती हैं। देन द सेकंड इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में वही कि एकदम स्मूथ ऑपरेशन अगर हमें चाहिए बिजनेस का, तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए कि गवर्नमेंट एकदम से चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि अभी गवर्नमेंट बनी है, 2 महीने बाद गवर्नमेंट ही गिर गई, चेंज हो गई, तो हमें जो लॉज आए थे उसमें कुछ चेंजेस करने लगे नई गवर्नमेंट, तो उसमें अनसर्टिनिटी रहती है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। ओके, इसका एग्जाम्पल्स भी यहाँ दे रखे हैं, वो आप नोट से पढ़ लेना। ओके, देन द थर्ड इज गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव। अब गवर्नमेंट सपोर्ट और इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह भी देती है, जैसे कि टैक्स बेनिफिट दे देती है, सब्सिडीज देती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देती है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम बाहर की बात करेंगे। जैसे कि इंडिया में अभी MSMEs बन रही हैं, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, उसमें भी कुछ सब्सिडीज़ और लोन वगैरह, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन्स वगैरह अवेलेबल करा रही है अभी की करंट गवर्नमेंट। ठीक है, देन फोर्थ इज़ लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में यही कि जो भी लेबर लॉज हैं,
हैं, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, आईपी राइट्स लाइक पेटेंट्स के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो इसमें जो है बेसिकली कि लॉज को भी जो रेगुलेशंस है उसका जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल तैयार करती है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ जाती हैं जो उसके रोल्स हैं। देन फिफ्थ इज़ पॉलिटिकल रिस्क का भी ऊपर बात पढ़ा दिया है, ठीक है, सारा कुछ अभी पढ़ा है। और देन सिक्स इज इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिकल रिलेशन जो होते हैं दो कंट्रीज़ के, जैसे कि एलियन एनिमीज़ होते हैं। एलियन एनिमीज़ हमारी कौन है? पाकिस्तान, ठीक है, वो हमारे लिए एलियन एनिमीज़। अब उसके साथ हम कोई डीलिंग नहीं करेंगे, उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। चाइना के साथ चल रहे थे तो हमने लाइक बैन कर दिया था, ठीक है, टिकटॉक बैन और कुछ ऐप्स कर दी थी, चाइना का सामान इंपोर्ट बैन किया था कुछ, ठीक है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, लाइक अभी ईरान और उसको देख लो, यूएसए को, इसराइल, ईरान, जो भी करंट सिचुएशन चल रही हैं, तो ये पॉलिटिकल रिलेशंस भी इफेक्ट करता है। तो उनके साथ हम इंटरनेशनल बिजनेस तो नहीं करने जाएंगे ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसका कोई फिर फायदा नहीं बचता। देन सेवंथ इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो टैरिफ्स लगाए, जैसे कि ट्रंप लगा देता है ना इंडिया पे, ठीक है, या बाकी किसी भी कंट्री पे धमकी दे देता है, तो वैसे ही कि हम टैरिफ्स लगाएं और रिस्ट्रिक्शन कर दें कि फॉरेन गुड्स नहीं आएंगे, हम टैरिफ्स लगाएंगे, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा उनको, तो फॉरेन गुड्स कम आएंगे, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो है कॉम्पिटिशन भी जो है वो कम हो जाएगा, तो उससे डोमेस्टिक मार्केट को जो है वो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं वो इफेक्ट करती है एंट्री और ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इन द होस्ट कंट्री। ओके, तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रोल ऑफ लीगल सिस्टम इन द इंटरनेशनल बिजनेस। अब लीगल सिस्टम क्या होता है? लीगल सिस्टम देखो वही होगा ना कि एक पहले कुछ हमने पेपर पे कुछ लॉज बना दिए, कुछ रेगुलेशन बना दी, कुछ चीज़ें लिख दी कि ये पॉइंट्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। दूसरी चीज़, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, फिर उनको लोग फॉलो करें या ना करें, ठीक है, वो चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो सब चंगा सी, और फॉलो नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है, दो लोगों के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होगा, और कुछ कोर्ट्स भी बने होते हैं जहाँ पे ये केसेस लड़े जाएंगे और चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ें आ जाती हैं जहाँ हम एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स क्या क्या होगा, लेवल लॉस क्या होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल बिजनेस में वो करते हैं। और कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट जो कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज, तो इनको ये लॉज जरूर से फॉलो करने चाहिए टू दोज ऑफ कंट्रीज जिसमें ये ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है लीगल सिस्टम की, अगर आपको लीगल डिस्प्यूट, पेनल्टीज और इन सारी चीज़ों से बचना है। कुछ चीज़ रूल्स बने हैं ना, ये कुछ रूल्स, तो अगर एज आ फॉरेन इन्वेस्टर आप एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मार्केट में एंटर करो। ओके, तो मेजर रोल्स क्या क्या है लीगल सिस्टम के, कहाँ कहाँ वो चीज़ें यूज़ होती हैं, या क्या रोल्स हैं, तो वो चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला आता है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड की रेगुलेशन कैसे, कि आप टैरिफ्स कितने होंगे, कोटास क्या क्या हैं, और लाइसेंसिंग कैसे होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या वहाँ के कस्टम प्रोसीजर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनको बताओगे रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस बिटवीन द कंट्रीज़। तो जब ये चीज़ें ट्रेड की बात चल रही होगी तो आप ये सारी चीज़ें बताओगे उसको, लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ट्रेड। अब सेकंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब हमने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेमवर्क तैयार किया होगा अपना, तो हमें इसमें ना एक लीगल सिस्टम वही बनाते हैं कि जहां इंसान के या किसी फर्म के प्रॉपर्टी राइट्स हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। और बिजनेसेस को इन उसमें ओनरशिप वगैरह भी इंक्लूड करते हैं, ओनरशिप ऑफ द एसेट, या कोई उसके पैटेंट्स हैं तो वो भी उसी की प्रॉपर्टी है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि लाइक कोई लोगो है और उसके नीचे टीएम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस ट्रेडमार्क के अंडर वो अपना सामान बेच रहा है तो कोई उसको कॉपी ना कर ले, ठीक है। कॉपी राइट्स हम ये चीज़ रखते हैं कि हमारा जो सेम चीज़ है, जो प्रोसेस है, उसको कोई कॉपी ना करे। पेटेंट्स भी वही चीज़ आ जाता है कि हमारा फॉर्मूला है ABDC, हम इससे कोई दवाई बनाते हैं तो इस सेम प्रोसीजर से कोई दवाई ना बनाए, वो हमारा अपना तरीका है, हमारी अपनी एक अपने आप में स्किल है जो कि यूनिक है, जो कि हम ही ने स्टार्ट की और हमने उसे पेटेंट करा लिया, वो चीज़ आ जाती है। तो उन सब का सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, तो इसमें रोल आ जाता है। देन द थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट क्या होता है कि अब जो एग्रीमेंट्स होते हैं और वो एनफोर्सेबल होते हैं लीगली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब दो पार्टीज़ के बीच में होता है, यहाँ बायर सेलर के बीच में हो सकता है, सप्लायर, पार्टनर्स और डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इस लीगल सिस्टम जो है वो यही इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो और एनफोर्सेबल, उसके सारे पॉइंट्स ठीक हो और उसको एनफोर्स किया जा सके और चैलेंज भी किया जा सके। अगर कोर्ट में कल के दिन को चीज़ें गलत हुई तो उस चीज़ों को चैलेंज किया जा सके। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स, कोर्ट्स एंड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड लीगल सॉल्यूशंस। ओके, इसका एग्जांपल भी यहाँ दे रखा है। फोर्थ वन इज रेगुलेशन ऑफ एफडीआई। अब कोई इन्वेस्टमेंट आई तो हम उसका रेगुलेशन भी करेंगे, उसको बताएंगे कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, अगर आप कोई चीज़ तोड़ोगे, कोई रूल तोड़ोगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब रूल्स वो रिलेटेड हो सकते हैं ओनरशिप से, लाइसेंसिंग से, क्या टैक्स रेट्स हैं, क्या टैक्स सिस्टम है,
एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, उनको अप्रूवल भी तो चाहिए ना, एक अप्रूवल भी हम देंगे तो उसका प्रोसीजर भी वो फॉलो करे। तो क्लियरली हम सारी चीज़ें, अगर किसी के साथ भी आप धंधा कर रहे हो तो उसको क्लियरली बोल दो भाई मुंह पे, चीज़ें छुपा के नहीं रखनी चाहिए, अगर चीज़ें छुपाओगे तो कल के दिन को डिस्प्यूट्स होंगे। देन द फिफ्थ वन इज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। अब प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर में क्या आ गया कि हम ब्रांड्स को, जैसे होता है ना, कोई भी आपने पैकेट लिया, ये कोई पैकेट लिया तो इसके पीछे ना एक उसका चीज़ें डिटेल्स पड़ी होती हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ बताएगा, इसमें इतने परसेंट ये है, 10%, 5%, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। आप हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखना कि इसमें इतने परसेंट शुगर है, इतना फैट है, इतना प्रोटीन है, या क्या क्या चीज़ें उसमें डाली गई हैं। कोई भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट देखेंगे, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट देखें कोई भी स्किन केयर वाला, तो उसमें सारी चीज़ें, केमिकल्स वगैरह सबके नाम होते हैं। तो दैट इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर की जो कंज्यूमर है उसको कोई हार्म ना हो, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। और यहाँ जो प्रोडक्ट है वो इट शुड मीट द क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वो भी एक कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है, उसके अंदर आ जाता है। तो और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। देन द सिक्स्थ वन इज़ लेबर लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। अब हमारे देश में कुछ लेबर लॉज हैं कि इतने पर डे आपको इतना ही अमाउंट देना है पर मंथ, उसको लेबर लॉज में कि एक मज़दूर को इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। या एक 14 साल से, ये 14-15 साल के उम्र से नीचे का इंसान काम नहीं कर सकता, वो एज अ चाइल्ड लेबर ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेबर लॉज में आ जाती हैं। और एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन में यही है कि उसकी वेज कितनी होनी चाहिए, उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी हैं, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स क्या क्या हैं, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी या फिर मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अगर हम अपनी देश की बात करें तो ये सारी चीज़ें ऐसे फॉलो करनी चाहिए, हर कंट्री का डिफरेंट हो सकता है। देन द सेवंथ इज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट में क्या आ गया कि कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ों को लेकर कलेश हो सकता है, लाइक पेमेंट, क्वालिटी, डिलीवरी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वही कौन से, पेटेंट वाले, जो आपका पेटेंट वाली चीज़ बता रहा था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाती है, ट्रेडमार्क वगैरह, ठीक है। तो इसमें कुछ मैकेनिज्म हमने डाले हुए हैं, जैसे कि हमने कोर्ट बनाए हैं, आर्बिट्रेशन बनाई हैं, या फिर जैसे केस हो जाता तो NCLT और NCLAT आपने पढ़ा होगा, NCLAT एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ सॉल्व किया जाता है, डिस्प्यूट्स को, और यहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, ठीक है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्चरल इन्वायरमेंट। अब कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है, आपके सराउंडिंग में जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी आप लोगों के बिलीव्स होंगे, कुछ कल्चरल बिलीव्स होंगे, कुछ कस्टम्स होंगे जो आप फॉलो करते आते होंगे, कुछ ट्रेडिशन होंगे, और आपकी जो लैंग्वेज होगी, लाइक लोकल लैंग्वेज हो सकती है, आपकी मदर टंग हो सकती है, या आपके कुछ भी एटीट्यूड्स है या कुछ भी सोशल बिहेवियर है, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी यहाँ तक लिख रही हैं, ये सारे कुछ आपका एक कल्चरल इन्वायरमेंट बनाती है, एक ऐसा सिस्टम बनाती है जो कल्चरल इन्वायरमेंट कहलाया जाता है कलेक्टिवली। तो यहाँ पर जो लोगों का सोचने का तरीका है, जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, क्या वो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, क्या वो सर्विसेज चाहते हैं, क्या चीज़ें उनको पसंद हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। दैट इज़ व्हाट ऑन योर कल्चरल इन्वायरमेंट। और यही सब आपके कल्चरल बिलीव्स, आपकी लैंग्वेज, आपका ट्रेडिशन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस, यही सारी चीज़ें आपके कल्चर जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सारे डिसीजंस को अफेक्ट करती है, सच एज प्रोडक्ट डिज़ाइन, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नेगोशिएशन स्टाइल, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट और उसके जो डिफरेंसेस वगैरह होते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है कल्चरल इन्वायरमेंट में। कल्चरल इन्वायरमेंट में सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है लैंग्वेज, आपकी बोली। आप अपनी मदर टंग होगी आपकी लैंग्वेज, किसी की हरियाणवी हो सकती है, ठीक है, कोई तमिल बोलता होगा, कोई मराठी बोलता होगा, ठीक है, और कोई हिंदी बोलता होगा, ठीक है। तो आपकी कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस हो सकती हैं, और एक ही वर्क प्लेस पे दो बंदे हों, जिसको एक को सिर्फ मराठी आती है और दूसरे बंदे को हिंदी आती है, ठीक है। तो उनमें कल्चरल, मतलब एक लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाएगा, और वो यहाँ एक दूसरे से अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ लैंग्वेज बैरियर। तो अगर लैंग्वेज बैरियर वर्क प्लेस पे आए तो वो एज अ कम्युनिकेशन बैरियर की तरह काम करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से। तो एक ट्रांसलेट प्रोडक्ट या इन्फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देन द सेकेंड वन इज़ रिलीजन। रिलीजन भी काफ़ी सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। लाइक रिलीजन वाला पार्ट आपने बिजनेस में भी देखा होगा। लाइक आप लेंसकार्ट की बात लो, ठीक है, लेंसकार्ट का भी केस चल रहा था ना हाल फिलहाल में कि वहाँ हिजाब बैन नहीं है, वहाँ के एम्प्लॉय हिजाब पहन सकते हैं, बट
कलावे में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने को मिला, काफ़ी स्टोर्स तोड़ने लगे, काफ़ी लोग बॉयकॉट करने लगे लेंस कार्ट के चश्मों का। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिली। तो रिलीजन भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है वहाँ की वैल्यूज़ को, हैबिट्स को, और क्या कंजम्पशन पैटर्न है लोगों का, ठीक है। तो ये अफेक्ट करता है उनकी हैबिट को, ड्रेसिंग स्टाइल, या उनके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को भी अफेक्ट करता है। अगर एक बार सेंटिमेंट किसी के हर्ट हो रहे हैं तो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक फॉर अ बिजनेस। और अगर आप उनके सेंटिमेंट्स बना के रख रहे हैं और उनके रिलीजियस बिलीफ्स का भी ध्यान रख रहे हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से सफल हो पाएंगे अपने बिजनेस में। तो ये एक कल्चरल इन्वायरमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैन द थर्ड वन इज़ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। आप क्या चीज़ें सही हैं आपके अंदर, क्या चीज़ें गलत हैं। तो वैल्यूज़ जो है वो यही चीज़ें दिखाती है, व्हाट आर द राइट थिंग एंड व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। और हमें यहाँ जो एक मेन फैक्टर आता है वो ये है कि एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर का। लाइक क्या काम करने का तरीका है, वो पंक्चुअल है कि नहीं काम के लिए, मतलब टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ पंक्चुअलिटी है उनको वैल्यू ज़्यादा दी जाती है कि ये इंसान, कोई आपकी क्लास में भी होगा ना कोई बच्चा कि हाँ यार बहुत पंक्चुअल है, किसी एक दिन लेट आया तो चलेगा यार, ये पंक्चुअल है, इसको थोड़ा अटेंडेंस के मार्क्स दे देते हैं यार, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि लाइक इसमें ना एक पूरा सिस्टम इंक्लूडेड होता है, जैसे कि पूरा फैमिली सिस्टम, कोई एजुकेशन सिस्टम, या कोई सोशल क्लास, उसकी बात चल रही है। तो इंडिविजुअल का रोल जो है उस पूरी सोसाइटी में, उस पूरे सिस्टम में, उस चीज़ को देखा जाता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, कंजम्पशन पैटर्न्स में, और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप। देन द फिफ्थ वन इज़ कस्टम एंड ट्रेडिशन। कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके प्रेफरेंसेस को। लाइक कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस है, क्या खाना पसंद करेगा, क्या पहनना पसंद करेगा, कैसा उनके यहाँ होती हैं चीज़ें। तो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही अडेप्ट करना चाहिए, और उसकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी वैसी होनी चाहिए। लाइक अगर कहीं पे गार्लिक और अनियन नहीं खाते लोग, लाइक जैन्स लोग रहते हैं, जैन लोग रह रहे हैं और उस लोकेलिटी में, और आपको कोई फूड स्टॉल लगाना है, तो आप अपनी मार्केटिंग ऐसे कर सकते हो, शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्योर वेज, ठीक है। तो प्योर वेज करके आप अपनी प्रमोशन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो ये चीज़ें वहाँ पे वर्क कर सकती है, ठीक है। देन द सिक्स्थ वन इज़ एजुकेशन लेवल। अब एजुकेशन लेवल कैसे अफेक्ट करता है, ये अवेयरनेस में काम आता है, स्किल लेवल में काम आता है। एजुकेशन, यू नो द स्किल्ड पर्सन इज़ एजुकेटेड एंड द एजुकेटेड पर्सन मे और मे नॉट बी द स्किल्ड पर्सन। सो वहाँ डिमांड और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है ये एजुकेशन लेवल। कंट्रीज़ जो है जिनकी हायर एजुकेशन लेवल है, उनकी डिमांड जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी प्रोडक्ट्स में, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। लाइक चाइना या जापान की बात करें, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को। देन ये मैंने एक छोटा सा माइंड मैप डाला है जिसमें इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट दे रखे हैं, और उसका रिलेशन दे रखा है इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं इसको। देन द नेक्स्ट वन, इसमें टॉपिक इसी के इंपॉर्टेंस आ जाते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कल्चरल इन्वायरमेंट इन द बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, ओके। तो अगर हम मान लो आप फेल हो गए कि आप नहीं समझ पाए वहाँ के लोगों का, आपने रिलीजन वो कर दिया, लेंस कार्ट की कहानी आपने देखी ली, ठीक है, रिलीजन की प्रॉब्लम हो गई, या कोई और लैंग्वेज डिफरेंसेस हो गए तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग बना सकती है, और कस्टमर रेस्पॉन्स जो है वो काफ़ी पुअर हो सकता है, सेल्स आपकी डाउन जा सकती हैं, बिजनेस फेल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें उसकी प्रेफरेंस को अफेक्ट कर रही हैं, क्या चीज़ें उसको, उसके टेस्ट को अफेक्ट कर रही है, उसका पैटर्न क्या है, व्हाट इज़ द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, और क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। कोई ट्रेडिशन है, रिलीजन है, कस्टम है, उसका लाइफ स्टाइल है, कोई सोशल वैल्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया रखा है कि फूड हैबिट्स हैं, पूरी कंट्री में डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं। कोई कहीं का लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, लाइक साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं, कहीं पे लोग कहीं नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं। तो सबके अपने अपने अलग स्टाइल हो सकता है खाने का तरीका। तो वैसे ही फूड प्रोडक्ट्स हमें लोकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर देना चाहिए, ठीक है, अगर फूड का कुछ FMGC बिजनेस कुछ ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। सेकेंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम कल्चरल इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं, अगर हम कल्चरल इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला मैंने तुम्हें गेम बताया था, वेज वाला भी, जैन वाला, ठीक है। हम ब्रांड का नेम ऐसा रखें, पैकेजिंग ऐसा रखें, लोगो उसका ऐसा रखें, ठीक है। कुछ प्रमोशन मेथड्स वैसे ही यूज़ करें। लाइक अगर हरियाणा की बात चल रही तो भाई हमने रागनी प्रोग्राम करा दिए, रागनी चल रही है हमारी, और मस्त देसी गाने चल रहे हैं, और उसके साथ हम अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं गाँव में, ठीक है। जिस मतलब हमें अगर रूट लेवल तक चाहिए तो लोग। देन द थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट एडेप्टेशन एंड डिज़ाइन। इसमें हमारी हेल्प करता है कि कंपनीज़ जो है ना अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देना चाहिए
चाहिए उस अकॉर्डिंग, जैसे कि कल्चरल नीड्स हैं या जो भी प्रेफरेंसेस हैं फॉरेन मार्केट्स की। अब फॉरेन मार्केट्स में किसी प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट चाहिए, तो टेक एनहेंसमेंट अगर चाहिए तो भाई वो टेक एनहेंसमेंट आप करके दो, अपने प्रोडक्ट में थोड़ी मॉडिफिकेशन लाओ ताकि वहाँ के लोग जो मार्केट है उसको अडेप्ट कर पाए प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हमें डिज़ाइनिंग में चेंजेस कर सकते हैं, डिफरेंसेस इन क्लाइमेट, ट्रेडिशन, रिलीजन या लाइफ स्टाइल, जो भी ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है, चेंजेस लाने हैं। ओके, देन द फोर्थ इज़ मैनेजिंग मल्टीनेशनल वर्कफोर्स। अब मल्टीनेशनल वर्कफोर्स हम इससे हैंडल कर पाते हैं अगर हम कल्चरल इन्वायरमेंट को ठीक से समझ पाते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉय लाइक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, सारा कुछ बता दिया अभी आपको ऊपर। डिफरेंट एटीट्यूड है, लीडरशिप एक्सपेक्टेशंस होंगी अलग अलग, टीम वर्क हो सकता है, कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें को हैंडल करने के लिए हम मल्टीनेशनल वर्कफोर्स को हैंडल कैसे कर पाएँ, अगर हम कल्चरल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाएँ, उनके डिफरेंसेस को मैनेज कर पाएँ, तो वो एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग कल्चर हेल्प्स मैनेजर डेवलप एप्रोप्रिएट लीडरशिप। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप स्टाइल या मोटिवेशन उसका भी वहीं से आता है कि अगर आपने सारी चीज़ें पूरा कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छे से समझा है तो, ठीक है। दैन द फिफ्थ वन इज़ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज बैरियर हो रहे थे, आपने सारी चीज़ें ढंग से समझ ली है, एक ट्रांसलेटर रख लिया है या आपने उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कर ली है या कुछ ऐसे डिफरेंसेस को हटा दिया, ठीक है। तो आप उन बैरियर्स को हटाएंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रख लेंगे, थोड़ा नॉन वर्बल चीज़ें रख सकते हो लाइक गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज, उनसे आप चीज़ें समझ पा रहे हो। तो ये एक एडिशनल चीज़ है कि आपने कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर दी और जिससे आप कल्चरल डिफरेंसेस या बैरियर्स को हटा पा रहे हो, तो आप कम्युनिकेशन बूस्ट कर पाएंगे। देन द सिक्स्थ वन इज़ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। अब लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप तो बढ़ ही जाएंगी लाइफ, अब सब कुछ मतलब आप कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो भाई, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, वहाँ के जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनके साथ वो कर रहे हो। तो ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं रिलेशनशिप्स को। लाइक कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ डिसीजन जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप और ट्रस्ट पे होते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं भाई, लाइक इंडिया की तो अगर बात करें तो कल्चरल थिंग्स आर एट द टॉप, मतलब उनको प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, नहीं तो यहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। कंपनीज दैट रेस्पेक्ट कल्चरल वैल्यूज़ आर एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है। तो साफ साफ बात है, जो कल्चरल वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट करेगा वो लंबा टिक पाएगा मार्केट में, नहीं तो मारेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हॉफस्टीड डायमेंशन ऑफ कल्चर। अब हॉफस्टीड जी ने एक फ्रेमवर्क तैयार करा जिसमें उन्होंने 6 डायमेंशन दिए। 6 डायमेंशन किस चीज़ के लिए, कि कल्चरल डिफरेंसेस या वैल्यूज़ कैसे कैसे डिफर करती हैं या कल्चरल वैल्यूज़ कैसे कैसे डिफर कर रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने 6 डायमेंशन दिए हैं। अब उन डायमेंशंस को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सब पहला है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। पावर डिस्टेंस इंडेक्स में क्या आता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कि अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो उसको किस लेवल तक एक्सेप्ट कर पाते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो इस कंट्री में अगर देखो हाई पावर इंडेक्स होगा, हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा तो हायरार्की होगी वहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है, कि एक लोअर बंदा है फिर नीचे फिर उसके नीचे, ठीक है, एक हायरार्की होगी और यहाँ एक अथॉरिटी बनी रहेगी, एक बंदा ऊपर वाले की रेस्पेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होगी ये सेंट्रलाइज होगी, इस बंदे के पास होगी, ये हेड है इसका, ठीक है। बट अगर ये ही पावर डिस्टेंस इंडेक्स लो हुआ, अगर ये इंडेक्स लो हुआ तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी पावर, कोई भी किसी से भी क्वेश्चन पूछने लगेगा, ठीक है, एक रेस्पेक्ट नहीं होगी, इक्वालिटी जो है वो प्रेफर की जाएगी। तो मैनेजर और एम्प्लॉय जो है वो इंटरेक्ट कर पाएंगे मोर फ्रीली अगर ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। दूसरा पार्ट आएगा इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ठीक है। सेकंड डायमेंशन ये है। इंडिविजुअलिज्म क्या दिखा रहा है कि इंडिविजुअली अपने लिए काम करना, और कलेक्टिविज्म मतलब कि किसी टीम में किसी ग्रुप का पार्ट होकर काम करना। तो इंडिविजुअल कल्चर जो होता है कि खुद के लिए सोचना, थोड़ा सेल्फिश हो जाना, मतलब पर्सनल गोल्स की बात करना, इंडिपेंडेंटली काम करना और अपनी पर्सनल अचीवमेंट जो है, अपनी इंडिविजुअल अचीवमेंट जो है उसको अचीव करने के लिए काम करना, ठीक है, अपनी खुद की सक्सेस के लिए। बट कलेक्टिविस्टिक अप्रोच में क्या आता है कि जो वो कल्चर होता है वो एम्फेसाइज करता है कि लॉयल्टी कितनी है, टीम वर्क क्या है, सोशल हार्मनी मेंटेन करोगे कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों में काम करता है और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप इंटरेस्ट के लिए होता है। देन द थर्ड वन इज़ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो इस डायमेंशन में जो रोल है वो डिफरेंट होते हैं, एक आदमी के लिए एक औरत के लिए, ठीक है, मैन एंड वुमेन के लिए डिफरेंट रोल है और उसके डिफरेंट इंपॉर्टेंस है अचीवमेंट और रिलेशनशिप के लिए सोसाइटी में। अब मैस्कुलिन कल्चर जो है उसमें हम देखेंगे ना कि ये इंसान है, बंदा है, तो इसका कंपटीशन, उसका सक्सेस, उसका अचीवमेंट और उसके मटेरियल रिवॉर्ड्स देखे जाएंगे, वो क्या उसने अचीव किया। तो परफॉर्मेंस एंड एम्बिशन जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट कंसिडर करा जाता है। बट अगर वही केस फेमिनाइन कल्चर में देखा जाए तो वहाँ कोऑपरेशन, लाइक बोलते हैं ना कि गर्ल्स आर मोर केयरिंग, तो उनका केयर फॉर अदर्स,
क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाएगा, उनका वर्क लाइफ बैलेंस देखा जाएगा, क्योंकि उनके पास सोसाइटी में और भी ड्यूटीज़ हैं, तो देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस। तो उनके केस में क्या होगा, रिलेशनशिप और एम्प्लॉय वेलफेयर जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन, ये इफेक्ट करता है आपके मैनेजमेंट स्टाइल्स को, आपका वर्क कल्चर कैसा होगा एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज़ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, कि किस लेवल तक पीपल जो लोग हैं वो फील करते हैं कि अनकंफर्टेबल है विद द अनसर्टेनिटी या रिस्क आने वाला है, तो किस लेवल पे जाके उसके साथ वो अनकंफर्टेबल हो पा रहा है। अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जाता है कि आप कहते हो देखी जाएगी यार बाद में, लेकिन बाद में तुमसे देखी नहीं जाती, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी आप किस लेवल तक देख पा रहे हो। तो रेगुलेशन ज़्यादा होंगी वहाँ, रूल्स जो है वहाँ ज़्यादा अच्छे करने की और रेगुलेशन स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन बनाने की नीड है। तो प्लानिंग टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है, हम रिस्क को कम कर पाए, और अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स बहुत ही कम है, तो वहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत रिजिड हो रखे हो वहाँ पे, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है और कंफर्टेबल होगे विद चेंज एंड द इनोवेशन। तो ये डायमेंशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर आपका कैसा है, इनोवेशन क्या है, और डिसीजन मेकिंग का आपका पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या रहने वाला है। ओके, देन द फिफ्थ इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। इट इज़ लाइक द लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। तो ये डायमेंशन आपको यही बताता है कि एक सोसाइटी फोकस करती है ऑन द आज आपको आज क्या अचीव हो रहा है, आज के टाइम में क्या अचीव हो रहा है, एंड आपको फ्यूचर में क्या अचीव होने वाला है, ठीक है, आज के बेनिफिट्स और फ्यूचर के बेनिफिट्स के बारे में। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड कल्चर जो है वो क्या ध्यान देता है, परसिस्टेंस, पेशेंस, सेविंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देता है, ठीक है। और वो शॉर्ट टर्म जो होता है वो किस चीज़ पे ध्यान देता है, तो उसके ट्रेडिशन पे, आज ही रिजल्ट चाहिए, कल ही रिजल्ट आ जाए, एक ही हफ्ते में सारा काम बन जाए, एंड इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो ये डायमेंशन अफेक्ट करता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर शॉर्ट टर्म करनी है, आपकी बिजनेस प्लानिंग क्या है और स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहीं पे वो करते हैं। देन द सिक्स्थ इज़ द लास्ट वन, इंडल्जेंस एंड रेस्ट्रेंट। अब इंडल्जेंस और रेस्ट्रेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये डायमेंशन एक्सप्लेन करता है कि किस लेवल तक जो बंदा है वो कंट्रोल कर सकता है खुद के डिज़ायर्स को, या उनको इम्पल्स कर सकता है कि हाँ मेरे को जो करना है वो करना है, ठीक है। इंडल्जेंट कल्चर होगा तो वो इन्जॉय कर, इंडिविजुअल है उसको अलाउ करेगा कि तू अपनी लाइफ बाय इन्जॉय कर, एक्सप्रेस कर अपने इमोशन फ्रीली, इमोशंस को, और फोकस कर तू पर्सनल हैप्पीनेस पे। लेकिन रेस्ट्रेंट होगा तो आपने उस पर बहुत ही ऐसे बंदिशें लगा दी, लाइक कुछ होते हैं ना बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, या कुछ जो बाप होते हैं, मतलब फादर इन द इंडियन सोसाइटी, जिन्हें बचपन से बाप बनने का शौक होता है, तो वो बहुत ही रोक टोक के रखते हैं अपनी औलाद को। सो एक वही वाला चीज़ कि रेस्टोरेंट कल्चर एम्फेसिस करता है कि डिसिप्लिन, सोशल नॉर्म्स क्या है, कि लोग क्या कहेंगे, एंड कंट्रोल करता है पर्सनल डिज़ायर्स को इंसान के, ठीक है। सो ये डायमेंशंस आपके जो इन्फ्लुएंस करता है वो कंज्यूमर बिहेवियर को, लाइफ स्टाइल की क्या चॉइसेस हैं और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है वहाँ वो करता है। तो ये हॉफस्टेट की कुछ 6 डायमेंशंस थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम अभी कल्चरल एनवायरनमेंट को समझ रहे थे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या रेफर करता है कि एक कंट्री की जो कंडीशन है वो उसका बिजनेस है वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, बिजनेस ऑपरेशन या उसका डिसीजन मेकिंग सिर्फ इन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है कि वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये जा रही है या फिर ये जा रही है नीचे, ठीक है, एंड वहाँ के इनकम लेवल क्या है, इन्फ्लेशन रेट्स क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस फर्म्स जो है वो बहुत अच्छे से केयरफुली एनालाइज कर ले पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट इकोनॉमिक पोटेंशियल हो सकते हैं और फॉरेन मार्केट्स में जाने से पहले इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो वाइडली चेंजेस होती रहती हैं अक्रॉस द नेशन। तो सबको पहले जांच पड़ताल अच्छे से कर लें तभी फॉरेन मार्केट में घुसे और किसी ऐसी कंट्री में जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, देयर आर मैनी अनसर्टेनिटीज़ विद दैट। सो इम्प्लीकेशंस में हम एक एक करके पॉइंटर्स पढ़ेंगे, 7 पॉइंट से आराम से एकदम से हो जाने, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट पोटेंशियल एंड डिमांड। मार्केट में डिमांड भी है कि नहीं प्रोडक्ट की, वहाँ का इनकम लेवल है कि नहीं लोगों को इतना, एम्प्लॉयमेंट रेट है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन करेगी वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, मतलब वहाँ डिमांड ही नहीं होगी, वहाँ हम अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। तो कंपनीज़ को ऐसा मार्केट ढूंढना है जहाँ डिमांड हो उनके प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई, ताकि वो सर्वाइव कर सके। सेकंड इज लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आ जाता है कि कंपनीज जो कंट्रीज़ हैं उसको डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस में होती हैं। कुछ कंट्रीज़ होंगी वो डेवलप्ड होंगी, कुछ डेवलपिंग होंगी, लाइक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, एंड सम अदर्स आर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होंगी। तो उस हिसाब से हमें चीज़ों लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है।
तो उसी तरीके से हमें फर्म्स को जो है वो अडेप्ट करना चाहिए प्रोडक्ट की, कैसा प्रोडक्ट वहाँ चल पाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। देन द थर्ड इज़ इन्फ्लेशन रेट। अगर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे तो प्राइजेस हाई हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ के लोग उस चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे, तो परचेजिंग पावर जो है लोगों की, जो खरीदने की क्षमता है लोगों की सामान को, वो घट जाएगी, ठीक। देन द फोर्थ वन इज़ इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो अफेक्ट करता है कि बोरोइंग फैक्टर क्या है, कि हम कोई कंपनी वहाँ से पैसा उठा रही है, लाइक फाइनेंस करा रही है या पैसे कुछ लिए हैं, उसने लोन कराया, तो वहाँ उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट देगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगी। वहाँ अपना कोई प्लांट लगाना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी, तो वो उसके जो एक्सपेंशन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। देन द फिफ्थ वन इज़ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ से पैसा आएगा तो मतलब हमें कंट्रीज़ में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत सारे चेंजेस या फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। लाइक $1 की वैल्यू अभी 95.32 समथिंग पहुँच चुकी है, और अभी कुछ दिन पहले 93 थी, उससे पहले 90 थी। देन द सिक्स्थ वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब वहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। हमें कंपनीज़ वैसी ही लोकेशन सेलेक्ट करती हैं जहाँ रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो जाए एट अ लो कॉस्ट और चीप लेबर वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। देन द सेवंथ इज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक टैक्सेशन सिस्टम क्या है, ट्रेड, सब्सिडीज़, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट कर रही है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर सपोर्टिव पॉलिसीज़ होंगी फॉर अ बिजनेस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इनक्रेज करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, FDI, FDI को, ठीक है, और बिजनेस एक्सपेंशन को। और स्ट्रिक्ट होंगी तो वो जो है एक नेगेटिव मैनर में ही इफेक्ट करेगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट को इन द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ आपको, यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 इज़ योर कंप्लीट। तो अब आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस वीडियो के ये नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, पढ़ ही लेना एक बार अच्छे से, तभी कुछ हो पाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप नोट्स पढ़ लेना ढंग से। तो ये नोट्स आप परचेस कर सकते हो, कहाँ से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाय नोट्स करके गूगल फॉर्म वो फिल करना, पेमेंट करना, एंड आपको मिल जाएगा। काफ़ी कम पैसे रखे हैं, इतना कोई महंगा लूट खचोट नहीं रहा आपको, ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो देन यू कैन परचेस, इट्स योर चॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।